जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आसाम पे। आसाम में इलेक्शन हो रहा है। पूरे देश के 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है। आसाम में आज जब इलेक्शन हो रहा है उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हुए और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ, गठबंधन तो हेमंत बिस्वा शर्मा का बीजेपी और अन्य दलों से भी है, उसी तरह से कांग्रेस का भी कुछ दलों से साथ है। इन सारे घटनाओं में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात आई कि आज आसाम में देश के सभी नेता पहुंच रहे। लेकिन एक सवाल है, मेरे मन में भी है और आसाम के लोगों के मन में भी है कि क्या मुसलमान सिर्फ इलेक्शन का मोहरा बन के रह गया, चुनाव का मोहरा बन के रह गया, सिर्फ चुनाव में ही उसे याद किया जाएगा। आज बड़े बड़े लोग आसाम पहुंच रहे हैं, मुसलमानों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके सुख दुख में साथ रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जब आसाम में मदरसे टूट रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि हमने 200 मदरसे तोड़ दिए, बहुत गर्व के साथ बोलते हैं दिल्ली में आके। हालांकि आसाम के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ नहीं बोलते, लेकिन दिल्ली में आकर के बहुत चौड़ी छाती करके बहुत गर्व के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमने 200 मदरसे तोड़ दिए। तो और मुसलमानों पर शादी को लेकर के और गाय को लेकर के तमाम चीज़ों पर हेमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों पर बहुत आक्रामक रहते हैं। आसाम जहां मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है, 39% के लगभग से ज़्यादा ही होगी, वहाँ के मुसलमानों को इस तरह से झेलना पड़ रहा है। और जब मदरसे टूट रहे थे तब कोई गया था वहाँ, कोई गया था उनकी मदद करने के लिए या किसी भी तरह की कोई मदद करने के लिए दिल्ली से और कहीं से कोई गया था? आज चुनाव आ गया तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि जब मदरसे टूट रहे थे, जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था और आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि यहीं से बात ख़त्म हो गई। हम याद दिलाना चाहते हैं 2012 के आसपास कोकड़ाझार में 300 मुसलमानों की हत्या हुई थी। उसको लेकर के मुसलमान नाराज़ था कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, गोगोई साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो मुसलमान नाराज़ हुए तो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी AIUDF जो पार्टी है, उन्होंने अच्छी सीटें पाई, जीता भी चुनाव। और उसके बाद पूरे 5 साल में जब से बीजेपी की सरकार बनी, और उसी का फ़ायदा उठाया बीजेपी ने कि मुसलमानों का वोट एक तरफा न जा कर के इधर उधर बढ़ जाता है, जिसके चलते बीजेपी चुनाव जीती। तो जब कोकड़ाझार की जंगल की वारदात होती है, उसके बाद कांग्रेस चुनाव हारती है, बीजेपी जीतती है। तो AIUDF अच्छी सीट जीत के आते हैं और आसाम के मुसलमानों उन पर भरोसा करते हैं कि भाई ये एक मुस्लिम पार्टी है और ये अच्छा काम करेगी, हमारी मदद करेगी। लेकिन उसके बाद लगातार बदरुद्दीन अजमल साहब और कई मुस्लिम पार्टियां भी वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर हुए जुल्म या मदरसे टूट रहे या उनके ऊपर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं मुसलमानों पर, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, कोई एक हमदर्दी का एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। और आज जब चुनाव की बात आई तो रोज़ 2-2 नेता पहुँच रहे, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे AIUDF की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। ठीक है, चुनाव में जाना चाहिए, चुनाव ही एक रास्ता है जहाँ से आगे के रास्ते आसान होते हैं। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम पूछना चाहते हैं कि क्या तब भी जाना चाहिए जब वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जब उनके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, जब उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जब उनको शादी को लेकर के उनकी जेलों में डाला जा रहा है, उनको बेगुनाह केसों में फंसाया जा रहा है? तब तो कोई नहीं जाता है, क्योंकि तब चुनाव नहीं होता है। मैं आज कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम 3 पासपोर्ट होने का दावा किया, जिसके चलते आज आसाम पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ
उनके बंगले पे। इसी तरह की जब बातें आप उठाते हैं तो हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ जो बातें होती हैं, जो मदरसे टूटते हैं, उनकी भी तो मदद करनी चाहिए ना उन इन सारे लोगों को, कि सिर्फ चुनाव में जा कर के हम भाईजान हैं, हम भैया हैं, हम मियाँ हैं, हम मुसलमान हैं, ये कह देने से चुनाव तो आप जीत सकते हैं, लेकिन क्या आगे फिर दोबारा अगर हेमंत शर्मा की सरकार बनेगी तो मुसलमानों पे जुल्म नहीं होगा? तब कोई जाएगा? यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल साहब के बारे में बड़ी मतलब लोगों में है कि ये हेमंता के दोस्त हैं। हेमंता विश्व शर्मा भी पहले कांग्रेस में ही थे, तब भाजपा कहती थी कि हम पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। यानी जब गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तब भाजपा कहती थी कि हम इनके कार्यकाल की जांच कराएंगे। तो अब जांच कैसे होगी जब उन्हीं की पार्टी के हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस में ही थे, पहले भाजपा में जाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जहर निकालने का काम हेमंता करते हैं पूरे देश में। दिल्ली में खास करके आते हैं तो उकसावे वाली बात करते हैं, आसाम में भी उकसाने की बात करते हैं। मदरसे तोड़ रहे, मस्जिद तोड़ रहे, मुसलमानों को जेल भेज रहे गाय के नाम पर। इतना पैसा खर्च हुआ, 2000 करोड़ या 3000 करोड़, जितना भी खर्च हुआ एनआरसी को लेकर के, पूरी कई साल तक सरकार लग करके एनआरसी कराई, कई हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ। बीजेपी को एक अच्छा मुद्दा मिला, लगातार 10 साल घुसपैठिया हम लोग सुनते आ रहे, पहले भी सुनते थे, 2014 से पहले भी सुनते थे। तो घुसपैठिया करके पता ये चला कि जब फाइनल लिस्ट आई तो 14 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान निकले, और 6 लाख मुसलमान जो निकले उसमें 3 लाख तो रिवर्स हो गए, 3 लाख बचे। अब घुसपैठिया पर मेरा अपना विचार थोड़ा अलग है। 1971 की पाकिस्तान जंग में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया। बांग्लादेश को अलग देश बनाने के लिए जनरल नियाजी की 1 लाख सेना ने आत्मसमर्पण किया था। लड़ाई बड़ी भीषण होनी थी। तो जिन लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से निकाल के अपने देश में जगह दी, यानी जो लोग पाकिस्तान और भारत को अपना देश चुने, उनको भारत में ले आकर ससम्मान इज्जत के साथ रखा गया, क्योंकि वहाँ भीषण युद्ध होना था, सेनाओं को लड़ने की जगह चाहिए थी। तो कई गांव खाली कराए गए। जब कई गांव खाली कराए तो उनको ले आकर के आपने भारत के आसाम राज्य में, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से मिलता जुलता है, वहाँ पे आपने जगह दिया, उनको ससम्मान रखा, भारत की नागरिकता दी, सब कुछ किया। आज 40 साल के बाद आप उनका अपमान कर रहे हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी को, जिनके बाप दादा ने हमारे देश का साथ दिया, हमारी सेनाओं का साथ दिया, हमारे प्रधानमंत्री का मान सम्मान बढ़ाने में हमारे देश का साथ दिया, उसकी अगली पीढ़ी को आप घुसपैठिया कह के उसका अपमान कर रहे हैं। जो बांग्लादेश को अलग करने में हमारी सेना को साथ देने के लिए वो अपनी जगह, ज़मीन, गांव छोड़ करके और भारत में आया, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनको ससम्मान लेके आई और उनको अपने देश में जगह दिया, इज्जत दिया। आज उनकी दूसरी पीढ़ी को अपनी राजनीति के लिए आप विदेशी घुसपैठिया कहेंगे, उनका अपमान करेंगे। इस तरह से दुनिया में कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? कोई भी देश अगर प्रभावित होता है हमारे लिए तो हमें उसको अपने घर में जगह देनी पड़ती है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए भीषण युद्ध लड़ने की योजना बनाई थी और 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को अलग कर दिए। इस पूरी लड़ाई में कुछ लोगों को भारत में ले आकर रखना पड़ा, क्योंकि वहाँ सेना को युद्ध लड़ने की जगह चाहिए थी। और जिन लोगों ने ससम्मान अपना देश छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, अपनी जगह ज़मीन घर छोड़ करके भारत में आके रहे, आज उनका अपमान कर रहे हैं आप। उनको घुसपैठिया कह के उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी को अपमान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। हमारा देश तो अतिथि देवो भव है। और घुसपैठिया कह के राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले 12-13 साल हो गए ना, अभी तक 14 से लेकर अभी तक एक भी घुसपैठिया को निकाल पाई यहाँ से।
और कानून बनाया CAA, ले देश में इतना बवाल मचा। उस कानून को बनाने के बाद पूरे आसाम में हमको सुनने में आया है कि सिर्फ एक आदमी को नागरिकता मिली। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना अपनी राजनीति करने के लिए देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। जो लोग हमारे देश के नागरिक हैं उनके साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। जो हमारे देश में आपको अपना देश माने और इंदिरा गांधी का साथ दिया, हमारी सेना का साथ दिया, अपना गांव छोड़ के आए, उनको आज भी घुस। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि इतना होने के बावजूद NRC किए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद मिला क्या आपको? देश को क्या मिला? भाजपा तो उस मुद्दों को लेकर के बात आसाम की होती है तो उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिया खोजा जाता है, मध्य प्रदेश में भी खोजा जाता है, राजस्थान में खोजा जाता है। और तमिलनाडु से जो तमिल आकर के भारत में रह रहे उन पर कभी बात नहीं करते ये लोग। पूरे देश में अगर बात होगी तो पूरे देश की होगी। घुसपैठिया घुसपैठिया है। आज भी हम कह रहे हैं कि अवैध तरीके से यदि कोई भारत में आता है तो सरकार आपकी है। आपको बजाय उसके रोकने के आप केवल बातें करते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया करते हैं। आप रोकने में अच्छा में उनको, या हो सकता है कि आप समर्थन करते हो। तो ये बात जो है कि इतना पैसा खर्च हो गया, इतना समय बर्बाद हुआ, इतना 2-2 बार बीजेपी ने आसाम में सरकार बना लिया, किसके बल पर? NRC घुसपैठिया के बल पर। और आज 10-12 साल के बाद भी रिजल्ट 0 है। ना तो आप एक घुसपैठिया को निकाल पाए, ना आपने किसी को नागरिकता दिए। अब कह रहे हैं कि दोबारा कानून बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ कमियां हैं। कैसे चलेगा भारत? आप कमियों 10-10 साल तक आप किसी चीज़ को लटकाए रहिए, उस पर रिजल्ट अपना नहीं दीजिए। बहरहाल लास्ट में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि आसाम के लोग हमारी बात सुन रहे हैं और पूरे देश के लोगों से हम कह रहे हैं कि इस तरह से सिर्फ मुसलमानों की बात करके और मुसलमानों के लिए कुछ न किया जाए। मैं सिर्फ उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आसाम के मदरसे टूट रहे थे तो कौन कांग्रेस, कौन दूसरे पार्टी या दूसरे पार्टी, बदरुद्दीन अजमल साहब तो वहीं हैं, आसाम के ही हैं। किसी ने किसी को जो जाना चाहिए था वहाँ कुछ मदद करनी चाहिए थी मुसलमानों की। ऐसा थोड़े है कि सब मदरसे अवैध ही थे। कुछ अवैध नहीं होता है। सरकार जिसको चाहे उसको अवैध बना देगी। सरकार जिसकी चाहेगी उसकी ज़मीन को सरकारी घोषित कर देगी। ये सरकार की अपनी ताकत होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकारी बोल करके उसको अवैध बोल करके तोड़ देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो निश्चित रूप से सड़क पर आप आवाज़ उठाएंगे तो उसकी सुनवाई होगी। आप चुपचाप घर में बैठ जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। संगठित रहिए, और संगठित होकर के अगर अपने ऊपर हो रहे जुल्म, ज़्यादती, अत्याचार के खिलाफ जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको ऐसे ही सामना करना पड़ता रहेगा जलालत का। इसलिए आज कोई भी आसाम में जाए तो एक सवाल ज़रूर पूछिए कि जब आसाम में मदरसे तोड़े जा रहे थे तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए थे आप? जय हिंद, खुदा हाफिज़।